नारीवाद की मुख्य धाराएं। ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म। नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन मोटे रूप से हम इस आंदोलन की 3 मुख्य धाराओं को देख सकते हैं। सबसे पहली धारा है लिबरल स्ट्रीम या उदारवादी धारा। उदारवादी धारा, इसमें स्त्रियों के लिए अवसर की पूर्ण समानता और लैंगिक आधार पर भेदभाव की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से समाप्त करने पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिले, इस प्रकार के अधिकारों की बात की गई। गर्भपात कानूनों में सुधार की बात की गई और नारीवादी आंदोलन का यह उदारवादी पक्ष सबसे लोकप्रिय पक्ष रहा है और परंतु इसे बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं माना जाता है। इस उदारवादी परंपरा के अंतर्गत जो मुख्य नाम इसके अंतर्गत या जिस चिंतक इसके अंतर्गत रहा है, प्रवर्तक या समर्थक इसके अंतर्गत रहा है, वो है मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट। उदारवादी परंपरा की जो मुख्य चिंतक हैं, समर्थक हैं, वो है मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट और इनकी जो मुख्य पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, नारी अधिकारों की प्रामाणिकता या नारी अधिकारों की स्पष्टता। 1793 के अंतर्गत जो उनकी ये जो पुस्तक आई, इसके अंतर्गत स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत उसका समर्थन किया गया, उसकी पैरवी की गई। तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने विशेष रूप से स्त्री पुरुषों के लिए जो अलग अलग सद्गुणों की प्रचलित धारणाएं थी उनको चुनौती दी और ये कहा कि सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, उनकी भूमिकाओं में ये अंतर नहीं होना चाहिए, उन्हें समान रूप से देखा जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की पराधीनता, 1869 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं। मिल ने विशेष रूप से विवाह कानून में सुधार और स्त्री मताधिकार पर बल देते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली स्त्रियों को समान अवसर प्रदान करने की भी वकालत की। इसी प्रकार मार्क्सवाद ने भी ये माना कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुर्जुआ वर्ग के तुल्य है और स्त्री की स्थिति सर्वहारा वर्ग के समानांतर। और मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि जब पूंजीवादी प्रणाली का अंत हो जाएगा तब निजी गृह कार्य सार्वजनिक उद्योगों को सौंप दिया जाएगा, तब स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर सकेंगी। तो इस प्रकार उदारवादी नारीवाद की जो उदारवादी धारा है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुषों को समान वेतन, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध और उनकी समानता पर बल दिया गया कि स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो इस प्रकार ये नारीवाद की उदारवादी धारा थी। दूसरी धारा है रेडिकल स्ट्रीम या आमूल परिवर्तनवादी धारा। इस धारा के अंतर्गत शुलामित, फायरस्टोन जैसे उत्कट नारीवादियों ने तर्क दिया कि वर्तमान व्यवस्था में छुटपुट सुधारों के बल पर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता या स्त्रियों पर होने वाले जो अत्याचार या शोषण हैं उनकी जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक शक्ति से ही स्त्रियों को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की कहानी है, ऐसा इनका मानना है। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से लड़के लड़कियों की मानसिक क्षमताओं में कोई अंतर नहीं है। यदि समाज चाहे तो लड़के लड़कियों की ये भूमिकाएं आपस में बदली जा सकती हैं, इससे समाज की कार्यकुशलता में कोई अंतर नहीं आएगा।
इस धारा के अनुसार स्त्री के शोषण का अंत करने का तरीका यह होगा कि लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात स्त्रियां कुछ निश्चित कार्यों को ही करेंगी या पुरुष कुछ किन्हीं निश्चित कार्यों को ही करेंगे। ये जो अंतर है या ये भूमिकाएं जो निर्धारित कर दी गई हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आमूल परिवर्तनवादी इन बातों पर मुख्यतः जोर देते हैं। तीसरी धारा है समाजवादी धारा। इसकी मुख्य प्रतिनिधि अंग्रेज महिला शीला रोबोथम है। यह आमूल परिवर्तनवादियों के पितृसत्तात्मक और मार्क्सवादियों के वर्ग विश्लेषण में समन्वय का प्रयत्न है। इसका दावा है कि स्त्रियों की पराधीनता के सारे कारण मिले जुले हैं, कोई एक कारण नहीं है, सभी कारण आपस में मिले हुए हैं। इसका एक कारण जीव वैज्ञानिक नियम है जो अनंत काल से चला आ रहा है। दूसरा कारण आर्थिक दृष्टि से पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पुरुष को सारी संपत्ति का स्वामी माना जाता रहा है। यहाँ तक कि स्त्री को भी पुरुष की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। तीसरा कारण पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें स्त्री को श्रम का स्रोत मानते हुए उसका शोषण किया जाता है। तो इस धारा के अनुसार, समाजवादी धारा के अनुसार, लिंग आधारित श्रम विभाजन समाप्त होना चाहिए और लिंग आधारित श्रम विभाजन समाप्त कर मानव समानता पर आधारित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए ताकि एक वर्ग विहीन समाज का उदय हो सके। तो इस प्रकार नारीवाद से संबंधित ये तीन मुख्य धाराएं हैं, उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और समाजवादी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभ्य समाज में आवश्यकता स्त्री की गरिमा के विस्तार की है, यानी उसके सम्मान और गरिमा को बढ़ाया जाना चाहिए। स्त्रियों को ना तो दया का पात्र समझा जाए, ना ही दास्ता का विषय बनाया जाए, अपितु कानूनी तौर पर स्त्री पुरुष की अक्षरश समानता बहुत युक्तियुक्त नहीं होगी। स्त्रियों के लिए मातृत्व लाभ तथा जोखिम भरे कार्यों से परे रखना स्त्री पुरुष की कानूनी समानता के नाम पर समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी किन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों को अगर विशेष सहयोग की आवश्यकता है, विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, तो उसको वो विशेष सुविधाएं और आवश्यकताओं के आधार पर वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य सम्मानित व्यवसायों में भी स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए और उनके ऊपर सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जो बंधन लगा दिए गए हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने नारीवाद की इन मुख्य धाराओं को देखा और नारीवाद से संबंधित जो मुख्य प्रवर्तक हैं, जो समर्थक हैं, उनमें वोllस्टोनक्राफ्ट, शीला रोबोथम, शुलामित फायरस्टोन, सिमोन दी बूवर जिन्होंने सेकंड सेक्स लिखा और उन्होंने पितृसत्तात्मक संस्कृति पर कड़ा प्रहार किया, और इसके साथ ही बेटी फ्रीडन जिन्होंने फेमिनाइन मिस्टिक लिखी। ये प्रमुख नारीवादी विचारक हैं। इसके साथ ही अब हम नारीवाद के तीन कालखंडों के आधार पर, नारीवाद को हम तीन कालखंडों के आधार पर विभाजित करके देखेंगे और इन तीन कालखंडों में क्या प्रत्येक कालखंड के अंतर्गत किन विशेष बातों पर बल दिया गया, किन विशेष नारी अधिकारों से संबंधित किन बातों को, किन नारी के जो असमानता की बात थी उनमें उनको समान करने के लिए या उनके अत्याचार और शोषण को कम करने के लिए किस किस काल में किन किन अधिकारों पर बल दिया गया, किन सुविधाओं को उन्हें प्रदान किया गया, वो उसको हम देखेंगे। तो नारीवाद के कालखंड को अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत तीन जो कालखंड हैं वो महत्वपूर्ण है। प्रथम कालखंड जो माना जाता है वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का आरंभिक समय है और यह मुख्यतः
इस कालखंड के अंतर्गत महिला मताधिकारों और महिला शिक्षा पर बल दिया गया और इस कालखंड के अंतर्गत विभिन्न देशों के अंतर्गत महिला मताधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और सर्वप्रथम 1893 में न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद 1920 में अमेरिका में महिला मताधिकार को स्वीकृति मिली और 1918 में यूके में महिला मताधिकार को स्वीकृति मिली। यद्यपि यूके में लगभग एक दशक बाद वास्तव में महिलाओं को मताधिकार संबंधित अधिकार मिले। इस कालखंड का जो नेतृत्व प्रदान किया था मैरी वुllstonecraft ने किया था और इन्होंने महिला शिक्षा एवं महिला मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया और उस दिशा में अपना योगदान दिया और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द विंडिकेशन ऑफ वीमेन राइट्स रही। दूसरा कालखंड इनको हम फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव के नाम से भी देख सकते हैं और 3 कालखंडों के आधार पर भी प्रथम कालखंड, द्वितीय कालखंड और तृतीय कालखंड के रूप में इनकी विवेचना कर सकते हैं। द्वितीय कालखंड या सेकंड वेव 1960 के आते आते महिला मताधिकारों से संबंधित यह आंदोलन दूसरे कालखंड में प्रवेश करता है। इसमें यह विचार आया कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार ही नारी की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रथम कालखंड के अंतर्गत राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया। इसके अंतर्गत ये माना गया कि केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से ही नारी की समस्त समस्याओं का समाधान नहीं होगा या उसके शोषण को समाप्त करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, अपितु उनकी निराशा एवं अप्रसन्नता के कारण घर के अंदर सीमित रहने से भी हैं। क्योंकि महिलाएं अंदर घर के अंदर ही सीमित होकर के रह गई हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंतर्गत जो निराशा और अप्रसन्नता है उनको भी देखा जाना चाहिए और मनोवैज्ञानिक एवं लैंगिक पहलुओं के आधार पर महिला या नारी के अत्याचार और शोषण को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इस कालखंड के अंतर्गत महिला से संबंधित इन बातों पर भी विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया और यह समझने की कोशिश की गई कि स्त्री का जो केवल बच्चा पैदा करने में उनका पालन पोषण करने तक ही सीमित नहीं है। स्त्री का दायित्व या स्त्री की भूमिका केवल बच्चा पैदा करने या उनका पालन पोषण करने तक ही सीमित नहीं है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष पर नारी के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया गया और उन सामाजिक संरचनाओं को ये एक प्रकार से उस समय में जो विद्यमान सामाजिक संरचनाएं थीं उनको बदलने के लिए आंदोलन था और इसके अंतर्गत परिवार की संस्था को चुनौती दी गई और साथ ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया और सिमोन दे बुआ, शुलामित फायरस्टोन ने इस प्रकार के विचार दिए कि इन सब चीज़ों को समाप्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार इस कालखंड में स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने की भी वकालत की गई, जैसे स्त्रियों को या महिलाओं को या नारी को मातृत्व अवकाश, काम की दशाओं में परिवर्तन, उनकी मानसिक क्षमताओं को पुरुष के समकक्ष मानना आदि बातों पर बल दिया गया। थर्ड वेव या तृतीय कालखंड इसमें 1990 के बाद का जो समय है उसको तृतीय कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी के लिए विचार विमर्श हुए और यह माना गया कि स्थान विशेष, देश विशेष, संस्कृति विशेष और समाज विशेष, नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पर भी महिला हाशिए पर रही है और महिला उत्पीड़न की या महिला शोषण की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है, उसकी कोई यूनिवर्सल अवधारणा नहीं हो सकती, क्योंकि
देश विशेष के अंतर्गत, स्थान विशेष के अंतर्गत, किसी संस्कृति विशेष में नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण व अत्याचार भी अलग अलग या विभिन्न प्रकार का हो सकता है। वो श्वेत अश्वेत, धनी निर्धन के आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार नारी का जो उत्पीड़न है या जो शोषण है उसका बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर या अलग अलग इसके जो भाग हैं उसके आधार पर वो देश विशेष पर, स्थान विशेष पर, संस्कृति विशेष पे, नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर अलग अलग हो सकता है, कोई उसमें सामान्यता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस समय तक आते आते नारी उत्पीड़न की जो धारणा थी वो बहुत ही व्यापक संदर्भ ले लिया कि उत्पीड़न किस प्रकार, कहाँ कहाँ, कैसे हो सकता है, और इस कालखंड में इनके समाधान के लिए इन सब चीज़ों के भी समाधान के लिए इन सब को भी इसके अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार महिला उत्पीड़न में उपरोक्त वर्गों और उपवर्गों को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि महिला नारीवाद के अंतर्गत किस प्रकार के ये 3 कालखंडों के अंतर्गत मुख्यतः नारी उत्पीड़न से संबंधित उनके समाधान के लिए किन किन विचारों को लाया गया और किन किन बातों पर बल दिया गया, और नारीवाद की 3 मुख्य जो धाराएं थी उसको हमने इसके अंतर्गत देखा। धन्यवाद।